फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा था रिप्रोडक्शन में थे हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख रहे थे। वेजिटेटिव में जो नेचुरल मेथड थे वो सारे देख लिए थे। ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसको हम हार्टिकल्चरल टेक्निक्स बोलते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे शुरुआत में। तो ये हार्टिकल्चरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? जो डिजायर्ड कोई प्लांट है, डिजायर्ड प्लांट को हम क्विकली मल्टीप्लाई करने के लिए मैन ने, ह्यूमन बीइंग ने जो टेक्निक बनाई है, ये दरअसल वही है। उसके सोमैटिक पार्ट से किसी डिजायर्ड प्लांट को क्विकली मल्टीप्लाई करने की मैन मेड टेक्निक उसी कहते हैं। मैन मेड टेक्निक, दीज आर मैन मेड टेक्निक्स टू क्विकली मल्टीप्लाई डिजायर्ड वैराइटीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम देयर सोमैटिक पार्ट्स। उनके सोमैटिक का मतलब होता है वेजिटेटिव बॉडी, वेजिटेटिव पार्ट। उससे ये कई तरीके के होते हैं। जो फॉलोइंग टाइप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं इसके, लेयरिंग के बाद माफ कीजिएगा, पहले कटिंग। लेयरिंग भी पहले कर सकते हैं, लेकिन कटिंग है, फिर लेयरिंग है, देन ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले कटिंग की बात कर लें। कटिंग में हम प्लांट के किसी पार्ट को कट करते हैं और कट करने के बाद उस कट पोर्शन को हम उससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। तो आप जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि गन्ने को हम कैसे बोते हैं। गन्ने को काट काट के बोते हैं। तो इस तरीके का यही है कटिंग। तो कटिंग में है द कट पीसेज ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स आर यूज्ड फॉर प्रोपगेशन। रोज, शुगर केन, बोगनविलिया, सिट्रस, इन सभी में हम ये करते रहते हैं ये टेक्निक। इसमें खास बात है, अगर हम चाहते हैं कि जो स्टेम कटिंग, अगर स्टेम कटिंग कई तरीके का है, लेकिन स्टेम कटिंग में हम चाहते हैं रूट इनिशिएशन जल्दी हो जाए, तो उसके लिए हमको चाहिए ये एक क्वेश्चन आ चुका है कि नीट में, कि हम इसको ओवरनाइट डिप कर दें। किसमें? ऑक्सिन में। जो सिंथेटिक ऑक्सिन नॉर्मली हैं, जैसे Na, नैप्थलीन, एसिटिक एसिड या IBA, इसके में डिप कर दें। तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेम कटिंग, रूटिंग इज हास्टेंड by dipping in oxin, synthetic oxin, like IBA and AA। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये था कटिंग। अगला है लेयरिंग। लेयरिंग रूटिंग कटिंग मेथड है। अगर आप वर्ड पे ध्यान दें, रूटिंग कटिंग मतलब पहले रूट इनिशिएशन हो गया, रूट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमने कट किया प्लांट को। मतलब ये इस तरीके से है, अ टाइप ऑफ रूटिंग कटिंग मेथड इन विच रूट फॉर्मेशन और इनिशिएटेड और इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेस व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। आप समझ नहीं पा रहे होंगे अभी, तो इसको मैं लेयरिंग कई तरीके का होता है, उसमें एयर लेयरिंग का थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताएं तो आप समझ पाएंगे। ये देखें, ये मैंने फिगर बनाया एयर लेयरिंग, जिसको नॉर्मली गूटी कहते हैं उसका। इसमें एक कोई भी ब्रांच लिया, जो कि यूजुअली हम बेसल ब्रांच लेते हैं, उसको डिफोलिएट करते हैं। डिफोलिएट मतलब उसकी पत्तियां सारी तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको यहां पर हम कट करते हैं, बार्क उसका रिमूव कर देते हैं। बार्क का मतलब होता है एवरीथिंग आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम के बाहर जो टिश्यू हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये बार्क हमने रिमूव कर दिया, और बार्क रिमूव करने के बाद हमने इसको ग्राफ्टिंग क्ले से, ये ग्राफ्टिंग क्ले है, ग्राफ्टिंग क्ले से ढक दिया। क्ले मतलब मिट्टी, ग्राफ्टिंग क्ले से ढक दिया और उसको पॉलिथीन से बांध दिया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि रूट इनिशिएशन जल्दी हो तो हम ऑक्सीजन अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और उसके बाद ये तब तक करेंगे जब तक इस पे रूट फॉर्मेशन, यहाँ पर रूट फॉर्मेशन, जब एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ बन जाएंगी, ये एडवेंटिशियस रूट्स बनने लगेंगी। जब एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएंगी तो उसके बाद हम इसको यहां से कट करके ब्रांच को बो देंगे, मतलब प्लांट उगा देंगे। तो ये है लेयरिंग। समझ पाए आप लेयरिंग? इसमें रूटिंग पहले हुआ जब ये पेरेंट प्लांट से अटैच था, उसके बाद कटिंग हमने कट किया। लेयरिंग कई तरीके का होता है। सिंपल लेयरिंग है, माउंट लेयरिंग है, सर्पेंटाइन लेयरिंग है, एयर लेयरिंग है, बहुत तरीके के अलग अलग होते हैं। बस आप याद रखें कि जिस ब्रांच को यूजुअली बेसल ब्रांच को लेते हैं, और जिस ब्रांच को पहले लेयरिंग करनी होती है, उसमें उस ब्रांच को डिफोलिएट कर लेते हैं, उसकी सारी पत्तियां तोड़ देते हैं और उसके बाद बार्क रिमूव कर देते हैं।
ठीक है, उसके बाद ग्राफ्टिंग क्ले से उसको ढक देते हैं। अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग में 12th में शॉर्ट नोट ग्राफ्टिंग पे आता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप दो प्लांट को कंबाइन कर सकते हैं, एक दो रिलेटेड प्लांट को हम कंबाइन करके एक कंपोजिट प्लांट बना सकते हैं। यूजुअली एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम को हम कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अ टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट सो दैट दे यूनाइट एंड कंबाइन ग्रो एज अ कंपोजिट प्लांट। कैसे करते हैं? इसमें कैम्बियम बियरिंग, ध्यान रखें प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यूज हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू हैं इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, तो डिवाइड कैसे करेंगे? डिवीजन की कैपेसिटी केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल है, लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है कैम्बियम। तो जब हम ग्राफ्टिंग में लेते हैं जिसको, तो कैम्बियम जरूर उसमें होना चाहिए। अगर कैम्बियम नहीं है तो ग्राफ्टिंग नहीं होगा। नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैम्बियम बियरिंग हम शूट लेते हैं। कैम्बियम बियरिंग शूट को हम बोलते हैं ऊपर वाला, मतलब शूट मतलब स्टेम। कैम्बियम बियरिंग शूट को बोलते हैं सायन। ये ध्यान रखेंगे, ये वर्ड याद रखेंगे, SCION। कैम्बियम बियरिंग शूट लेते हैं, और दूसरे प्लांट का हम कैम्बियम बियरिंग स्टंप लेते हैं। स्टंप मतलब रूट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो सायन स्टेम, स्टॉक रूट सिस्टम, इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मतलब इस प्लांट को, जो शूट को लिया, इसके रूट को, इन दोनों को ऐसे जोड़ते हैं कि इनके कैम्बियम एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ जाए, कैम्बियम जुड़ जाए। उसके बाद उसको ग्राफ्टिंग क्ले से ढक देते हैं, और फिर वो धीरे कुछ समय में कंबाइन हो जाता है, और फिर वो एक कंपोजिट प्लांट के तौर पे करता है। तो इन दिस कैम्बियम बियरिंग शूट कॉल्ड सायन, ध्यान रखें ये टर्म आया हो, कैम्बियम बियरिंग शूट ऑफ वन प्लांट इज ज्वाइंट टू कैम्बियम बियरिंग स्टंप, स्टंप कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक क्या है? रूट सिस्टम है ऑफ अनदर प्लांट इन सच अ वे दैट देयर कैम्बियम कम इन कॉन्टैक्ट। ये मैंगो, एप्पल, सिट्रस, गवावा कई सारे प्लांट में किया जाता है। आजकल ग्राफ्टिंग का लोग काफी एक्सपेरिमेंट अपने घरों में करते हैं, बालकनी में लगा के ग्राफ्टिंग के एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। हमारे शॉर्ट नोट जो है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्राफ्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन मोनोकॉट्स। मुझे कोई आप में से कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता। अगर आपको याद हो तो मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होता? कैम्बियम नहीं होता। तो कैम्बियम की एब्सेंस की वजह से ग्राफ्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन मोनोकॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नॉट परफॉर्म्ड इन मोनोकॉट एज कैम्बियम इज एब्सेंट। ठीक है, तो मतलब ये केवल और केवल ऐसे प्लांट में, कैम्बियम बियरिंग प्लांट में ही परफॉर्म किया जा सकता है ग्राफ्टिंग। इसके बाद जो अगली टेक्निक का नाम है, उसका नाम है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन नाम का संधि विच्छेद करे तो माइक्रो और प्रोपगेशन, प्रोपगेट कर रहा है। मतलब एक स्मॉल पार्ट से, प्लांट के एक स्मॉल टिश्यू से हम होल प्लांट बना लेना, और उसके नंबर कई सारे प्लांटलेट्स बना लेना, ये माइक्रो प्रोपगेशन है। इसमें टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज करते हैं। तो रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल प्लांट टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक इज माइक्रो प्रोपगेशन। छोटे से पार्ट से बनाते हैं, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, और हजारों प्लांटलेट्स बना लेते हैं बहुत ही कम समय में। तो बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नंबर प्लांट पाने का ये एक अच्छा तरीका है माइक्रो प्रोपगेशन। ध्यान रखें, टिश्यू कल्चर टेक्निक डिटेल में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं ये नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन का रोल, स्कूग एंड मिलर ने जो काम किया था उसकी बातें, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो यहां पर मैं इसको माइक्रो प्रोपगेशन को यहीं पे छोड़ रहा हूं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, तब तक आप लोग लिख लें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट देख चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जैसा नाम ही जानते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब गैमीट से फ्यूज करते हैं। अब इसको एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। एम्फी मतलब होता है बोथ। एम्फी मतलब, एक मिनट मैं जरा चौक ले लूं। हाँ, एम्फी मीन्स आप देख रहे हैं बोथ, और मिक्सिस मतलब फ्यूजन, AMPHI। तो दो गैमीट यहां फ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो मियोसिस होना ही पड़ेगा। तो इट इन्वॉल्व्स बोथ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली ये दो तरीके का होता है, एक सिनगैमी और दूसरा कॉन्जुगेशन। ज्यादातर हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नॉर्मली बात करते हैं वो सिनगैमी ही की बात करते हैं, इसलिए कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिनोनिम के तौर पर सिनगैमी यूज किया जाता है। सिनगैमी का मतलब है इसमें जो मेल और फीमेल गैमीट हैं ये परमानेंटली फ्यूज करें, दे परमानेंटली फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। ये ज्यादातर एनिमल प्लांट जो भी आप देखते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर एल्गी वगैरह भी में भी सब जगह ज्यादातर आपको ये सिनगैमी ही मिलता है, जिसमें परमानेंटली फ्यूज करते हैं गैमीट्स। दूसरा मैंने बताया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मैंने अभी आपको बताया ये परमानेंट है, तो मतलब कॉन्जुगेशन क्या होगा, टेम्पोरेरी होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरेंट, ये टेम्पोररली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, टेम्पोररली पास आते हैं, और मेल प्रोन्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है, और उसके बाद दोनों पेरेंट अलग हो जाते हैं। अब टेम्पोररी है इसलिए चूंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट तो हो रहा है इसलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन टेम्पोररी आ रहे हैं तो ट्रू नहीं कहा जाएगा इसको, ये कॉन्जुगेशन है। तो इट इज टेम्पोररी यूनियन ऑफ टू पेरेंट्स विद द एक्सचेंज ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड लेटर दे सेपरेट। लेटर दे सेपरेट मतलब दोनों के दोनों पेरेंट अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये मिलता है नीट वाले, बिल्कुल याद कर लें, पैरामीशियम और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये पहले जब स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हुए करते थे, नीट वगैरह, स्टेट बोर्ड के CPMT वगैरह MPPMT होता था तो बहुत आता था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो पैरामीशियम और स्पाइरोगायरा ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कॉन्जुगेशन के। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम एनिमल्स में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में देख लेते हैं। एनिमल्स में यूनिसेक्सुअलिटी कॉमन है, ज्यादातर एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल है मतलब मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग है, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अलावा। तो यूनिसेक्सुअलिटी कॉमन होने की वजह से ज्यादातर एनिमल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो बाइसेक्सुअल है। ध्यान रखिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है यूनिसेक्सुअल में, मैंने बात बताया कि ज्यादातर एनिमल, सारे नहीं कहेंगे, माफ कीजिएगा, ज्यादातर एनिमल यूनिसेक्सुअल हैं। लेकिन हमारे काम का एक ही है जो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, हालांकि कई साल से नहीं पूछा गया, वो है कॉकरोच। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन वहां पर होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल को ध्यान रखें, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल्स के अंदर एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स हैं, ओवरी और टेस्टिस दोनों हैं। अब ऐसे केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब उसी का स्पर्म उसी के ओवा को फर्टिलाइज करे जो कि एक ही बॉडी में है, और या तो फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, मतलब एक का स्पर्म उसके ओवा को फर्टिलाइज न करे, दूसरे को करे। तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स या हर्माफ्रोडाइट में दो केसेस निकलते हैं, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो मिलता है ये मिलता है टीनिया सोलियम में, टेपवर्म। आप सभी जानते हैं हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है और हमको टीनियासिस कॉज करता है टेपवर्म, जो टीनिया सोलियम से होता है, और टीनिया सैजिनेटा से होता है। तो टीनिया सोलियम टीनिया या टेपवर्म के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलता है। इसके अलावा फैसियोला हेपाटिका, तो फैसियोला के अंदर आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऐसा बाइसेक्सुअल एनिमल बाइसेक्सुअल हो,
बाइसेक्सुअल हो मतलब एक ही बॉडी में टेस्टिस और ओवरी दोनों हो, इसके बावजूद क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, ऐसा एनिमल कौन? तो हमारे काम का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी, अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल एनिमल है। ये आपके 12th की बुक में है, हमारे जो 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, उसमें अर्थवर्म है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसके बावजूद भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। जो लोग जिनके घर के आसपास खेत हो या मिट्टी हो, देखते होंगे बारिश के सीजन में आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह 5 बजे 4-5 बजे के आसपास देखेंगे अर्थवर्म अपने बिल से बाहर निकले रहेंगे और 2 अर्थवर्म एक दूसरे के अपोजिट लेटे होंगे। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन वहां होता है, स्पर्म का ट्रांसफर होता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का जो एग्जांपल है बाइसेक्सुअल एनिमल में वो है अर्थवर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसा बाइसेक्सुअल एनिमल, हर्माफ्रोडाइट एनिमल, एक तो हर्माफ्रोडाइट आपको याद होना चाहिए जिसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता हो, वो अर्थवर्म है। लीच है, हिरुडेनेरिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाला तो मैंने बता ही दिया। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल। अब एनिमल में ब्रीडिंग देख लेते हैं, एनिमल ब्रीडिंग कैसी होती है। तो किस पीरियड में ब्रीड करेंगे, किस पीरियड में, वो किस पीरियड ऑफ ईयर पे ब्रीड करते हो, उस अकॉर्डिंग एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है उनकी ब्रीडिंग टाइम को देखते हुए। एक सीजनल ब्रीडर और दूसरा कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर वो होता है जो एक पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर में ही ब्रीड करे। ये है सीजनल ब्रीडर, दे रिप्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर, इसको सीजनल कहते हैं। आप सभी ने बारिश में फ्रॉग की टर्र टर्र सुनी ही होगी। वो कभी कभी रात में बहुत ज्यादा परेशान करता है, इरिटेट करता है, बट वो मतलब वो क्या करता है, वो मेल फ्रॉग की आवाज है, क्रोकिंग है, किसके लिए, फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए। तो फ्रॉग्स में आपको क्या होगा, फ्रॉग सीजनल ब्रीडर हो गया। लिजर्ड्स जो वॉल लिजर्ड है, लिजर्ड्स मोस्ट ऑफ द बर्ड, मैंने ऑल बर्ड्स नहीं लिखा है, ध्यान रखेंगे इस एग्जाम्पल को। मोस्ट ऑफ द फ्रॉग्स को ध्यान रखेंगे और मोस्ट ऑफ द बर्ड्स को ध्यान रखेंगे, ऑल बर्ड्स नहीं, क्योंकि पोल्ट्री बर्ड है, अंडे आपको साल के 12 महीने मिल जाते हैं। हालांकि हम उसको उसमें ब्रीडिंग से कम जितना लेना देना नहीं, उसमें से ज्यादा हाथ हमारा है, उसमें हम उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब पोल्ट्री बर्ड से को। तो फ्रॉग्स है, मोस्ट बर्ड है, ध्यान रखे पोल्ट्री बर्ड नहीं, डॉग्स वगैरह हैं, इसमें ये सीजनल ब्रीडर है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर ये नाम ही बता रहा है कि ये पूरे रिप्रोडक्टिव फेज, जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है उनकी लाइफ की, उस फेज के दौरान पूरे साल ये ब्रीडिंग करते हैं, पूरे साल ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो दे रिप्रोड्यूस थ्रू आउट ईयर ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव पीरियड। इसका एग्जाम्पल हनी भी है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था पोल्ट्री बर्ड। तो पोल्ट्री बर्ड याद रखेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है, लेकिन बाकी सारे बर्ड्स ज्यादातर वो सीजनल ब्रीडर है। इसके अलावा गाय भैंस यानी कैटल, और हम खुद ह्यूमन बीइंग तो हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। मैं जरा 2 मिनट आपको दे रहा हूं, आप लोग लिख लें।